चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इन्वेंट्री एज ऑन 1st अप्रैल 2021, व्हाट इज दिस? क्या है ये? ओपनिंग स्टॉक है। परचेजेस ये सब कहां पे आता है? ट्रेडिंग डेबिट में आता है। ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस। थोड़ा तो फाइनल अकाउंट्स आता है ना, इसके बाद का चैप्टर फाइनल अकाउंट्स है, बट आई होप 11 12 में कुछ तो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा है। तो सेलिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फाइनेंशियल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड सेल्स, ट्रेडिंग क्रेडिट। तो ये तो नॉर्मल ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल का सब इंफॉर्मेशन है। At the time of valuing inventory as on 31st March 2021, एक मिनट, डेट पहले देखो ना। क्लोजिंग स्टॉक है ना ये? तो क्लोजिंग स्टॉक है ना, बराबर देखो। लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। सर आपको कैसे समझा? ये करंट ईयर कौन सा है? अभी 31st मार्च 2022 है, और ये लोग बोल रहे हैं 31st मार्च 2021, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आ रहा है क्या? A sum of rupees 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased for 50,000 and was sold during the year for 45,000। ये क्या है? मेरे को समझा ही नहीं कुछ। पढ़ो दो तीन बार, जरा समझने का ट्राई करते हैं। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री, मतलब जब आप लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे, a sum of 17,500 was written off, उसको राइट ऑफ कर दिया था हमने। जो ओरिजिनली कितने में परचेस किया था? 50,000 में। तो अगर 50,000 में से आपने उसको 17,500 राइट ऑफ कर दिया होगा, तो उसका वैल्यू कितना बचा होगा तभी? हाँ, 32,500। ये किस में इंक्लूड होगा? लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में। लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में ही इंक्लूड होगा ना? यस और नो? एंड मैंने ऐसा सुना है लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इज दिस ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो मैं बोलूं वो जो ओपनिंग स्टॉक मुझे दिख रहा है ना ऊपर, 1,42,500, उसमें 17,500 है कि 50,000 है? 32,500 है। 32,500 ना? 50,000 में से 17,500 हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो उसका कितना बैलेंस उसमें इंक्लूड है? 32,500। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। एंड आगे क्या बोला है? उसको कितने में बेचा आपने? 45,000। तो 32,500 का गुड्स आपने 45,000 में बेचा। इट मींस क्या? 12,500 का प्रॉफिट हुआ। अरे सीधा तो हिसाब है। 32,500 का गुड्स तुम 45,000 में बेचा, तो 12,500 का फायदा। इसमें इतना क्या सोचने का? नहीं है फायदा। बेरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, इसको छोड़ के the gross profit earned during the year was 20% on, कहने से एक फिक्स मार्जिन हो गया ये। तो ये 20% प्रॉफिट करके जिसको तुम बेचेगा, वो मेरे लिए नॉर्मल गुड्स है। कल बात किया था हमने नॉर्मल एबनॉर्मल का। तो ऊपर कहने से ऊपर कुछ तो लफड़ा था वो। तो ऊपर जो भी वो लोग ने बात किया, वो कौन सा गुड्स है? एबनॉर्मल गुड्स है। मैंने कल बात किया था नॉर्मल एबनॉर्मल का, हमने किया भी था एक सम।
मतलब ये 20% प्रॉफिट छोड़ के उसके अलावा तुम 25% में बेचो, 15% में बेचो, लॉस में बेचो, इसको छोड़ के बाकी तुम जो भी बेचेगा वो एबनॉर्मल गुड्स हो गया। यस और नो? तो अभी अपने को क्या बोला है वो लोग ने, क्या पूछा क्या है, फाइंड द फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च, मतलब इन शॉर्ट क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने गए। क्या फाइंड करने गए? क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाता है ना? ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग स्टॉक मिलता है क्या? ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है? फाइनल अकाउंट्स कुछ तो पड़ा है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन एक मिनट, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट तो पहले से दिया है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो मिसिंग फिगर क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें डेबिट साइड बोलो तो क्या क्या होता है, स्टार्ट किससे करते हो? ओपनिंग स्टॉक, परचेस, और क्या होता है? हाँ बोलो। वेजेस। हाँ मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर क्रेडिट साइड सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक एंड व्हाट एवर में बी वो गुड्स गोज आउट वाला। फिर अपने लास्ट में टैली करते तो क्या मिलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा थोड़ा तो याद है कुछ? पर मुझे बताओ, इसमें प्रॉफिट मार्जिन पहले से दिया है, तो कैन वी फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट अर्लियर? तो उसमें बैलेंसिंग फिगर क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है ना? बट उसमें ये सब रिकॉर्ड करते वक्त अपने को एक तो कुछ कांड दिया है उसमें। क्या? एबनॉर्मल गुड्स के बारे में कुछ तो दिया है। समझ में आ रहा है? तो लेट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। चलो क्या बनाते हैं अभी? ट्रेडिंग अकाउंट तुम लोग नहीं बनाओगे, मैं ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। बोलो कौन सा ईयर एंडिंग है? डेट बोलो ना, डेट। 31 मार्च 2022। साइड में डेबिट और क्रेडिट। चलो बना दो। एक मिनट, कॉलम कैसे बनाएंगे खाली इतना मुझे बोल दो ना खाली। इसमें कॉलम क्या क्या होता है? हाँ बोलो, कॉलम क्या क्या होता है? पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, गलत। इसमें मैं क्या लिख रहा है देखो, कॉलम्स पहले। पर्टिकुलर्स तो आपका राइट था, इसमें मैं ना कुछ चेंज कर रहा है। नॉर्मल, एबनॉर्मल, दो तरीके का गुड्स है ना। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस क्या है पता है? टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली। पर मुझे बताओ, क्या नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट और एबनॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट सेम होगा? सेम होगा कि अलग होगा? तो इसलिए मैं क्या कर रहा है पता है, उसको अलग कर रहा है, क्योंकि एबनॉर्मल है वो तो पहले से दिया ही है अपने को, है ना? तो मैं नॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट अलग फाइन करेगा, एबनॉर्मल गुड्स का प्रॉफिट अलग फाइन करेगा, फिर अपन ठीक है साथ में ले सकते हैं उसको आगे जाके, बट इधर तो मेरे को अलग लेना पड़ेगा। फिर इधर भी मैं क्या कर रहा है, पर्टिकुलर्स नॉर्मल एबनॉर्मल। चलो एक काम करो, ये बनाओ ना, बाद में अपन एक साथ चालू करते हैं। ऐसे फॉर्मेट बनाओ। ये बहुत जन ऑनलाइन पे आ गए हैं ऑफलाइन से। इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, इफ पॉसिबल अटेंड द लेक्चर ऑफलाइन एंड नॉट ऑनलाइन। एकदम मजबूरी रहेगा ना तो ऑनलाइन ठीक है, बट ऑफलाइन में ही बेटर वो समझेगा तुमको ये सब चीजें। चलो फटाफट फॉर्मेट रेडी करो, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नया पार्ट है ये।
मतलब कल ऑलरेडी थोड़ा हमने डिस्कस किया था, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल एंड नॉर्मल। चलो सबसे पहले मैं ही लिख रहा हूं, तुम लोग अभी रहने दो, हो गया फॉर्मेट हो गया तो पेन नीचे रख दो, पहले मैं कंप्लीट कर लूं तो छोटा सा तो है, फटाक से हो जाएगा ये। चलो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, मुझे बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे? अरे बोलो ना यार, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या लिखते हैं? पेन नीचे रखो सब लोग। चलो ओपनिंग स्टॉक कितना है? किधर लिखो, नॉर्मल में क्या एबनॉर्मल में? सोच समझ के आराम से बोलो, उसके लिए पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा। At the time of valuing inventory as on 31st March 2021, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, मतलब ये साल का ओपनिंग स्टॉक हुआ ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक वैल्यू करते वक्त a sum of 17,500 was written off a particular item which was originally purchased for 50,000। मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करते वक्त एक आइटम था 50,000 का, गुड्स का आइटम, जिसको आपने राइट ऑफ किया था 17,500। क्यों राइट ऑफ किया होगा? एनी रीजन? राइट ऑफ क्यों किया होगा? कल हमने एक सम किया था उसमें। अरे उसका वैल्यू कम हो गया होगा, गुड्स का। गुड्स का वैल्यू आउटडेटेड हो गया होगा, खराब हो गया होगा, होता है ना, सड़ गया होगा। तो उसका वैल्यू हमने क्या कर दिया था? कम कर दिया था। सर क्यों कम कर दिया था? बिकॉज वी वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज। तो सोचो ना, अगर 50,000 का गुड्स है और उसका वैल्यू 32,500 है, इसलिए आपने 17,500 राइट ऑफ किया होगा लास्ट ईयर। यस और नो? तो मुझे कोई बोलेगा अभी जो वो सड़ा हुआ गुड्स है या एबनॉर्मल गुड्स है, उसका कितना वैल्यू बचा है? 32,500। और वो किस में इंक्लूड है? लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है। हाँ या ना? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये साल का। तो ये साल का ओपनिंग स्टॉक में मैं बोलूं ये 1,42,500 जो है ना, उसमें से 32,500 एबनॉर्मल गुड्स का है। डिवीजन समझ में आ रहा है क्या? तो बचा कितना? बैलेंस अमाउंट 1,10,000, ये कहने से नॉर्मल गुड्स होगा मेरा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे लिखते वक्त बोलो नॉर्मल में कितना लिखेगा मैं? 1,10,000। और एबनॉर्मल में कितना लिखेगा? 32,500। इधर चाहिए तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए खाली ऐसा छोटा सा लिख देने का, ये कैसे आया? तो 50,000 में से 17,500 हमने माइनस किया। ये लास्ट ईयर में राइट ऑफ हो चुका है, लेकिन वो लास्ट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड था, इसलिए ये साल के ओपनिंग स्टॉक में भी इंक्लूड होगा। आई एम वेटिंग फॉर 1 मिनट, किसी को कुछ पूछना है तो हमने तो आगे बढ़ो, देख लो पहले इसमें ये समझ में आया। 142,500 का ब्रेकअप किया, क्लियर? चलो फिर और क्या है? परचेजेस। अब एक मिनट, ये परचेस में कुछ इंक्लूड है क्या? ऐसा कुछ कांड हुआ है क्या? एक मिनट, ये परचेस लास्ट ईयर का है क्या ये साल का है? कौन से साल का है? अगर लास्ट ईयर का परचेस होता ना तो उसमें इंक्लूड था, 50,000 का गुड्स एबनॉर्मल था। लास्ट ईयर तुमने जो खरीदा था उसी में से 50,000 का गुड्स था ना, वो जो उसका वैल्यू कम किया आपने। बट ये साल का परचेस है ना, ये तो इसमें कुछ है क्या? तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे टू परचेस। और ये परचेस कौन सा है, नॉर्मल वाला है कि एबनॉर्मल वाला है? बोलो ना। कुछ बोला नहीं तो नॉर्मल ही होता है ना, एबनॉर्मल थोड़ी होता है। फिर और क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब एक मिनट, इधर मैं कैसे समझू नॉर्मल वाला है कि एबनॉर्मल वाला है? अरे ये तो ये साल का है, और वो जो एबनॉर्मल वाला 32,500 है वो ये साल का गुड्स है कि लास्ट ईयर का गुड्स है? लास्ट ईयर के गुड्स के लिए मैं ये साल कैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कर सकता है यार? समझ में आ रहा है क्या? तो ये साल का ये ऑप्शन नहीं है, मतलब इसके लिए कितना है, 1.5 लाख। बोलो ये सब चीजें समझ में आ रही है क्या? फिर और क्या दिया है? चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक मिनट, पीएनएल डेबिट है क्या अपने पास? तो बनाने का क्या? क्यों नहीं बनाने का? जरूरत ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक फाइन करने का है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करूं मैं?
तो सर क्यों दिया है? टाइम पास के लिए, कभी कभी देते हैं ताकि तुम बनाओगे और पता नहीं क्यों बना रहे हो। और इसमें अगर तुमने गलती से बनाया ना, मार्क्स कटेगा। जरूरत ही नहीं था, काय को बना रहे हो? सीए में जितना चाहिए उतना ही बनाओ ना, टाइम नहीं है वैसे भी अपने पास। प्रॉफिट एंड लॉस का जरूरत है क्या इसमें? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का है, ट्रेडिंग से ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो ये नहीं है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव गया, फाइनेंस गया, सेल्स का जरूरत है ना, मतलब सेल्स तो आता ही है ना ट्रेडिंग में। सेल्स इधर आएगा, बाय सेल्स। ए इसमें कोई नॉर्मल एबनॉर्मल है क्या? हाँ शायद वो एबनॉर्मल को बेचा भी था, वो लोग ने कुछ दिया था इन्फॉर्मेशन, देखो ना। वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये साल बेचा कितने में? ये तो मैं बोलूं ये साल के सेल्स में ये 45,000 इंक्लूड होगा, लेकिन वो एबनॉर्मल वाला है। समझ रहा है क्या? सेल्स कितना है? ये हाँ 12,45,000, तो देखो 45,000 एक अलग है, वो किसका रहेगा 45,000? एबनॉर्मल का। तो नॉर्मल का कितना? तो ये हो गया ना, फिर इधर नॉर्मल में मैं लिखेगा 12 lakhs और एबनॉर्मल में आएगा 45,000। बोलो ये डिवीजन समझ में आ रहा है क्या सबको? एवरीवन? तो बस हो गया ना, क्वेश्चन खत्म। अभी वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है क्या? चलो अभी और क्या इंफॉर्मेशन बचा है? बस हो गया सब? टैली करते हैं। एक मिनट, लेकिन इसमें दो चीज मिसिंग है। कौन दो चीज मिसिंग है? एक क्लोजिंग स्टॉक भी मिसिंग है, ग्रॉस प्रॉफिट भी मिसिंग है। एक ही चीज में दो चीज थोड़ी फाइंड कर सकते हैं। तो एक तो दिया होना चाहिए, क्या दिया होना चाहिए? इसमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का है तो ऑफकोर्स ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में दिया होना चाहिए। तो इसमें मैं बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं बोला है, लेकिन दिमाग चला के थोड़ा निकाल सकते हैं ना। ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। अब इसमें मैं ना सर्कल नहीं करेगा हमेशा। ग्रॉस प्रॉफिट में पता है बैलेंसिंग फिगर को हम लोग सर्कल करते थे, इस बार मैं सर्कल नहीं करेगा बिकॉज ये बैलेंसिंग फिगर नहीं है। अब पहले मुझे एबनॉर्मल का बात करो ना, 45,000 का गुड्स 32,500 में बेचा, इसमें और कुछ नहीं है, तो क्लियर है 12,500 इसका प्रॉफिट है। हाँ या ना? अरे एक्चुअली 5,000 का लॉस है। सर दो बात क्यों कर रहे हो? लास्ट ईयर तुमने 17,500 राइट ऑफ किया था, उसका वैल्यू कम किया था, तो पीएनएल में गया होगा ना? हाँ या ना? मतलब 17,500 तुमने लास्ट ईयर ऑलरेडी इसका लॉस दिखाया है, और ये साल तुम लोग 12,500 प्रॉफिट दिखा रहे हो, मतलब ओवरऑल इसका 5,000 का लॉस है। और सिंपल बोलू, कितने का गुड्स था तुम्हारा? 50,000 का। बेचा कितने में? 45,000 में, तो 5,000 का लॉस ही है। तो सर प्रॉफिट क्यों दिख रहा है? क्योंकि लास्ट ईयर तुमने 17,500 उसको लॉस में दिखाया था। समझ में आ रहा है ये सब चीजें? व्हाट अबाउट नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स, अरे उसका ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया है ना। ये मेरे में क्यों गायब हो गया? वापस ओपन करूंगा। क्या दिया था इसमें ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में? ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया हुआ है बोलो ना यार। ग्रॉस प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन, लेकिन ये कौन से गुड्स का? नॉर्मल गुड्स का है। एबनॉर्मल का तो हो गया, हिसाब खत्म हो गया उसका। ये समझ में आया क्या? तो ये क्लियर है 20% ऑन सेल्स है। तो एक काम करो, इधर मेरे को कंफर्म हो गया है नॉर्मल गुड्स में इट इज 20% ऑन सेल्स। तो मुझे कोई नॉर्मल गुड्स का सेल्स बोलेगा? नॉर्मल गुड्स का सेल्स कितना है? 12 लाख, उसका 20% 2,40,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया ना? अब टैली करेंगे, तो एक में टैली में पहले तो मैं ना एबनॉर्मल को क्लोज ही कर डालेगा, क्योंकि वो तो टैली हो ही गया है, उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट आया था अपना 45,000 45,000, ये तो खत्म। और एबनॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा भी नहीं, क्योंकि एबनॉर्मल गुड्स है ही नहीं अभी अपने पास, जो था वो बेच दिया हमने। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्या? राइट नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए ये सब मगजमारी कर रहे हैं, लेकिन एबनॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो किसका क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है? नॉर्मल गुड्स का। ये समझ में आ रहा है? तो चलो अभी इसका नॉर्मल गुड्स का पहले जीपी आ गया है, तो पहले डेबिट साइड का टोटल मारो।
है कैलसी है सबके पास, जरा मारो ना। सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे ही करना पड़ेगा। कितना है ऊपर, पहले 1,10,000 प्लस 762,500, 1,50,000 और 240, 12,62,500। तो इधर भी 12,62,500, जिसमें से 12 लाख जाएगा तो बचेगा कितना? दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में आंसर करके लिख देने का। क्या पूछा था वो लोग ने क्वेश्चन में? द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, the value of inventory as on 31st March 2022 is 62,500. This is the final answer. Just look at the question first. कैसे क्वेश्चन को घुमा के दिया था एंड उसको कैसे इजीली हमने उसको टैकल किया। ऑब्जर्व करो, आंसर आ गया वो ठीक है, वो तो आना ही था एक दिन, बट वो कैसे दिया था, मैंने क्या सोचा और कैसे उसको अप्लाई किया। लुक एट दैट। तो सर हमको कैसे पता चलेगा सर नॉर्मल एबनॉर्मल अलग अलग करने का? अभी वो तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे क्लियरली स्टार्टिंग में ही समझ गया ना कि उसमें एबनॉर्मल गुड्स का भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन मुझे जीपी चाहिए, और लेकिन जीपी किसका चाहिए? नॉर्मल गुड्स का। वो तो 20% नॉर्मल गुड्स का ही दिया है ना, तो इसमें मुझे दो ब्रेकअप तो करना ही पड़ेगा, एबनॉर्मल का कितना, नॉर्मल का कितना, तो ही मैं नॉर्मल का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर पाएगा। फिर अगर समझो सब मिक्स होगा, तो सब मिक्स में कैसे मतलब आइडेंटिफाई कैसे करेगा इसमें नॉर्मल कौन सा और एबनॉर्मल कौन सा, कैसे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेगा फिर? समझ में आ रहा है कुछ? देखो, और धीरे धीरे मैंने जैसे एक एक पॉइंट सोचा लिखा, वैसे बिना देखे करो, तो तू कुछ शायद कुछ डाउट आया तो आया कभी लिखते वक्त, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि अभी तक वो 100% जस्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि कैसे आया, देन यू कैन आस्क मी। चलो 10th क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में और एक चैप्टर इन्वॉल्व होने वाला है। पढ़ा किसी ने? पढ़ा कि नहीं पढ़ा क्वेश्चन? आई डोंट नो। The profit and loss account of Hanuman showed a net profit of 6 lakh after considering the closing stock of 3,75,000 on 31st March 2022। बराबर समझने का कोशिश करो वो लोग क्या बोल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कितना आया वो लोग का, बट आफ्टर कंसिडरिंग विच क्लोजिंग स्टॉक, 3,75,000 ऑन 31st March 2000। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक चेंज होएगा तो तुम्हारा जीपी चेंज होएगा, जीपी चेंज होएगा तो तुम्हारा एनपी चेंज होएगा, ये सब पता है क्या ऐसा? Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books 1 2 3 4 5। Calculate, बराबर सुनो वो लोग ने क्या पूछा है। Calculate the value of stock on 31st March 2022। एक मिनट, ये वापस क्यों कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं? ऊपर दिया तो है 31st March 2022 का क्लोजिंग स्टॉक इज 3,75,000, तो यही पूछा है तो लिख देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 3,75,000। अरे वही तो पूछा है, सेम डेट तो है। हाँ बोल रहे हो लेकिन इधर तक नहीं आ रहा है, क्या गलत है? कौन बोला? मतलब कुछ तो चेंज होगा तो ही पूछा होगा, मतलब कुछ तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो सब पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 सब समझेगा, तो उसको मॉडिफाई करके अपने को करेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने का है। समझ में आ रहा है? एंड द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट भी गलत है, उसको भी एडजस्ट करने का है अपने को। तो प्रॉफिट को अगर करेक्ट करना है तो मुझे एक टॉपिक याद आ रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट में भी हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। किसी को याद आ रहा है ऐसा?
रेक्टिफिकेशन में कौन सा पार्ट का बात कर रहे हैं हम लोग? थर्ड पार्ट का बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी सब बन चुका है ये लोग का प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, मतलब फाइनल अकाउंट्स बन चुका है, तो इसका करेक्शन कभी होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। याद है रेक्टिफिकेशन? तो चलो पहले ना एक काम करते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक तो बाद में, पहले रेक्टिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस है ना वो अपन आराम से देखते हैं। फर्स्ट वन, चलो एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट वन, परचेजेस फॉर द ईयर included 15,000 paid for new electrical fittings for the shop। मतलब विदाउट वर्किंग डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर थोड़ा समझ में आता है तो। दो तीन बार पढ़ो आराम से। परचेज में कुछ तो इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? 15,000 भरा था किसके लिए? न्यू इलेक्ट्रिकल फिटिंग फॉर द शॉप। तो पहले मुझे कोई बोलेगा ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है? असेट हुआ। असेट एक्सपेंस नहीं होता है भाई, असेट होता है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स मतलब मैं किसका बात कर रहा है पता है? ये जब क्लासरूम मैंने सेटअप किया था ना, सेटअप, तो ये पूरा मानोगे नहीं, 20-25 हजार का खाली वायरिंग ये सब फिटिंग विटिंग लगा था मेरे को खाली। ये जो ये दिख रहा है ना बोर्ड वगैरह और पूरा दुनिया भर का ऐसा वायरिंग वगैरह सब इंस्टॉल करने का 25,000 खर्चा लगा था, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। क्योंकि एक जब देते ना भाड़े पे लेते ना हम लोग, ये एकदम खाली देते, खाली एक आध बोर्ड रहेगा, वो एक बोर्ड था खाली वहां पे जो दिख रहा है ना, वो एक बोर्ड था। इधर मैंने ये जो पूरा सेटअप बनाया ना, इसका पूरा अलग से पूरा वायरिंग वायरिंग सब पूरा देखो कितना किया है। तो उसका 25-30 हजार पूरा खर्चा लगा था मेरे को। अब मेरे को खर्चा वो साल में हो गया मेरा। अब तुम लोग अगर एक्सपेंस बोलेगा ना, तो मुझे वो 25-30 हजार क्या करना पड़ेगा पता है? 21 साल के पीएनएल में दिखाना पड़ेगा। बट अगर मैं आराम से सोचू, ये एक बार मैंने सेटअप डाल दिया, तो 5-6 साल तो इसका बेनिफिट ले सकता है मैं। खराब हुआ कुछ बदली की अलग बात है, पर नॉर्मली 5 साल तक पूरा खराब थोड़ी होएगा ये। तो मैं क्या कर सकते हैं पता है? ये 25,000 को 5 साल में राइट ऑफ कर सकता है। तो क्या होगा पता है? हर साल के पीएनएल में 5-5 हजार जाते रहेगा। तो पहले तुम 25,000 कहां पे दिखाओगे? असेट में। पहले मैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग कहां पे दिखाएगा? असेट में दिखाएगा 25,000। फिर एवरी ईयर उसमें से क्या करेगा? 5,000 निकालेगा, पीएनएल में डालेगा। 5,000 निकालेगा, पीएनएल में डालेगा। ऐसा 5 साल में उसको राइट ऑफ करेगा। कुछ समझा क्या बात? तो अभी मुझे बताओ, इलेक्ट्रिकल फिटिंग हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है? अल्टीमेटली असेट है, क्योंकि पहले मैं असेट ही मानेगा उसको। लेकिन वो लोग ने किसमें इंक्लूड किया है उसको? परचेस में इंक्लूड किया है। दैट इज अ मिस्टेक। हाउ टू रेक्टिफाई? चलो रेक्टिफिकेशन टॉपिक हुआ है अपना। कोई वर्किंग का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आता है यार ये तो। परचेस में इंक्लूड किया है जो गलत है। परचेस कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। उसमें इंक्लूड किया मतलब डेबिट ही किया होगा। तो उसको निकालना है, तो परचेस को क्या करोगे? ये सब टेक्निक सिखाया था मैंने आपको। और किसको डेबिट करना है? इलेक्ट्रिकल फिटिंग। असेट को डेबिट करते हैं ना, वो असेट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल। न्यू मत लिखना, न्यू तो अपने लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग। तो बोलो इसका रेक्टिफिकेशन। एक मिनट रुको ना, मैं इधर एंट्री लिखते जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। तुम लोग कुछ मत लिखो, पहले फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री। कोई वर्किंग कराओ कि डायरेक्ट समझ में आता ही है? बोलो डायरेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या? टू परचेस अकाउंट। क्या बोले? वो क्या होता है? ये परचेस कौन सा? लास्ट ईयर का परचेस में गफला था ना। तो लास्ट ईयर के नॉमिनल की जगह याद होगा तो हम लोग क्या करते थे? उसको कट करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखते थे, अगर तुमको याद होगा तो। अमाउंट कितना था? अमाउंट 15,000। दिस इज द रेक्टिफिकेशन फॉर द फर्स्ट वन। बोलो आराम से, ये देखो पहले समझ में आ रही है? अब एक मिनट, वो लोग ने दो चीज करेक्ट करने को बोला था अपने को। एक तो क्लोजिंग स्टॉक करेक्ट करने को बोला था, और एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट में भी करेक्शन करने को बोला था। जरा मुझे ये रेक्टिफिकेशन देख के जरा बोलो ना कि इसमें क्या करेक्शन होगा? स्टॉक में कोई करेक्शन होगा क्या? स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में कोई करेक्शन आएगा क्या इसके वजह से?
जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना वो गुड्स का होता है, गुड्स का। इसमें गुड्स का कुछ चेंज हुआ है, प्लस माइनस कुछ? अरे गुड्स में कुछ चेंज हुआ है क्या इसमें? इस तरह क्या देख रहे हो? गुड्स किधर है? इधर स्टॉक, स्टॉक। इलेक्ट्रिकल फिटिंग तुम्हारा स्टॉक है क्या? वो तो एक एसेट माना है ना खाली। तो इसमें कोई स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कुछ लिखा है क्या? कुछ चेंज हुआ है क्या? तो ये रेक्टिफिकेशन से तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। बट हाँ, प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा। प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, सोचो जरा। अरे पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट किया तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा के कम हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होता है मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है मतलब प्रॉफिट कम होता है। यार कॉमन सेंस है यार। पीएनएल का डेबिट एक्सपेंस लॉस, पीएनएल का क्रेडिट इनकम गेन। रेक्टिफिकेशन पूरा चैप्टर हुआ है जिसका नेक्स्ट वीक में टेस्ट है, सैटरडे को। नेक्स्ट वीक में, हाँ नेक्स्ट वीक में 3 चैप्टर का टेस्ट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया था, बाकी है ना 4, 5, 6। हाँ अभी वो इंडेक्स देख रहे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री, तो बराबर हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। Hanuman gave away goods valued at 40,000 as free samples for which no entry was made in the books of accounts. Very good. चलो, गुड्स देने का एंट्री क्या होता है? वो फ्री सैंपल में बांटते हैं ना, तुम लोग एंट्री बोलते थे शायद। अरे अभी तो किया था, कभी कल परसों, कभी कल ही किया था। फ्री सैंपल में बांटने का एंट्री क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स था? 40,000 टू, अरे टू क्या लिखते हैं? टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, तुमको पहले एंट्री आता है? वो याद है रेक्टिफिकेशन में मैंने डायलॉग मारा था, पहले खुद को आना चाहिए, नहीं तो क्या सामने वाले को रेक्टिफाई करेंगे। टू, इट्स परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स जाता है, जब तक कुछ बोला नहीं है तब तक क्या मानने का? कौन सा गुड्स गया? जो तुमने परचेस किया होगा उसमें से ही गया होगा। तो तुम्हारा क्या कम हो रहा है? परचेस कम हो रहा है। मालिक घर पे लेके गया विड्रॉ करके तो भी परचेस आता है। वो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में तुम लोग 11 12 में लिखते थे बचपन में, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ऐसा याद है क्या? एक्चुअली वो क्रेडिट में नहीं आता है, वो परचेस से कम होता है। बट 11 12 में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं? परचेस से माइनस नहीं करते हो, उसको तुम अलग से दिखा दो। अभी तुम परचेस से माइनस करो या उधर दिखाओ, बात एक ही है। डेबिट से माइनस करो तो भी क्रेडिट हुआ, या तो क्रेडिट में अलग से लिख दिया तो भी वही हुआ। बट एक्चुअली इट इज रिडक्शन इन परचेस। गुड्स जब भी जाता है ना, वो अदर्स करके था, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के बीच में आता था, अगर याद होगा तो वो सब परचेस से माइनस होता है। तो एक्चुअली वो परचेस लिख देंगे उसकी जगह। समझा क्या? तो इससे मुझे बताओ एक मिनट, अभी नॉमिनल की जगह हम लोग क्या करते हैं? तो एक मिनट, एडवर्टाइजमेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट, परचेज इज आल्सो नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल एडजस्टमेंट, सो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। हेलो हेलो, अब एक मिनट, इससे क्या मेरा प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होएगा क्या? देखो, इससे मेरा प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होने वाला है क्या? क्यों? डेबिट भी उतना हुआ, क्रेडिट भी उतना हुआ, तो इससे मेरा प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें प्रॉफिट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं होएगा। व्हाट अबाउट क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक पे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अरे गुड्स में कुछ स्टॉक करके कोई नाम आया क्या इधर? तो स्टॉक में कैसे फर्क पड़ेगा? इसमें स्टॉक का कोई इंपैक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक की जगह तूने परचेस लिखा है वहां पे।
परचेज अलग अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस बोलते हैं. स्टॉक इज स्टॉक अकाउंट एंड परचेज इज परचेज अकाउंट. तुम बोलोगे गुड्स गया ना सर, लेकिन वो गुड्स गया वो तुम्हारा परचेज से एडजस्ट हुआ ना. एंड परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, स्टॉक इज अ रियल अकाउंट बाय फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है पहली बात तो. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन. Invoices for goods amounting to 2,50,000 have been entered on 27 March, but the goods were not included in the stock. एक मिनट. इनवॉइस में एंट्री हो चुका है, मतलब परचेस किया है आपने गुड्स, और उसका इनवॉइस में भी एंट्री हो चुका है, मतलब परचेस का एंट्री हो चुका है. परचेस का एंट्री हो चुका है, तो कल प्रॉब्लम क्या है? स्टॉक में उसको इंक्लूड नहीं किया, तो अभी करना तो पड़ेगा, स्टॉक में इंक्लूड तो करना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक में बाद में प्रॉब्लम होएगा फिर. तो चलो ये मेरे को स्टॉक में ऐड करने का है, 2.5 लाख रुपया स्टॉक में ऐड करना है. अरे स्टॉक में ऐड करना है. चलो ये सब छोड़ो, मैं तुमको और एक एंट्री. क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक फाइनल अकाउंट्स में, आंख बंद करके भी आता है, देखो याद करो. आता है क्या? क्या था बोलो, बोलो ना अच्छे से. ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट. कैन एनीवन गिव मी द जर्नल एंट्री फॉर द सेम? ये जो अभी आपने बोला ना, उसका एक मिनट, ये लेजर पोस्टिंग है, तो उसके पहले जर्नल कुछ तो बनेगा, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग थोड़ी होता है. जर्नल एंट्री. मतलब सोचो इफेक्ट आता है, लेकिन हमको पता ही नहीं हो कैसे आया, मतलब वो लर्न कर लिया था हमने, मार्क्स में मिल जाता है हमको, आउट ऑफ भी आता है. हिला. अरे बोलना. हाँ राइट है. क्या ऐसा क्या देख रहे हो? स्टॉक अकाउंट डेबिट मतलब बैलेंस शीट के एसेट में जाता है ना, वो स्टॉक अकाउंट डेबिट मतलब स्टॉक बढ़ा तुम्हारा. एंड दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में देते हो. हाँ तो है ना. और एक में तुमको लेजर का जर्नल बनाने को नहीं आता क्या? ट्रेडिंग के क्रेडिट में मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय वाला डेबिट होता है, तो एंट्री बनाओ ना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. लेजर से जर्नल. इतना क्या सोचते रहते हो? कितना था, 2.5 लाख ना? तो वो लोग ने 2.5 लाख का स्टॉक का एंट्री नहीं किया था, तो अभी कर दिया. स्टॉक का एंट्री तो यही होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. अब एक मिनट, क्या इससे मेरे स्टॉक को फर्क पड़ेगा क्या? हाँ स्टॉक बढ़ेगा, 2.5 लाख का स्टॉक बढ़ेगा इसमें, क्लियरली दिख रहा है. क्या इससे मेरे प्रॉफिट को फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालोगे तो और प्रॉफिट बढ़ेगा तुम्हारा. मतलब लास्ट ईयर के इसकी जगह वापस में इसको कट करके पीएनएल एडजस्टमेंट ही लिखेगा ना बाय डिफॉल्ट. तुम लोग भी अभी लिखते हुए ऐसे ही लिखना, तो समझेगा तुमको कैसे आ रहा है वो सब. समझ में आ रहा है सब, एंट्री समझ में आ रहा है एवरीवन? नेक्स्ट. In March 2022, goods of 2 lakhs sold and delivered were taken in the sales for April. एक मिनट को, एक है मार्च में आपने गुड्स बेचा और गुड्स भी चला गया, लेकिन आपने अप्रैल में सेल्स का एंट्री किया, तो गलत है ना. पहले मार्च में एंट्री करना पड़ेगा सेल्स का. अरे मार्च में बेचा है ना, लेकिन आपने एंट्री अप्रैल में कर दिया था, तो अभी मार्च में वापस करना पड़ेगा ना अपने को. कैसे करेंगे बोलो इसका एंट्री? सेल्स का एंट्री नहीं किया वो लोग ने मार्च में, तो अभी करो. अप्रैल में किया उसको वो साल में रिवर्स करना पड़ेगा. अप्रैल में किया उसको वो साल में रिवर्स करना पड़ेगा, वो बाद में. लेकिन मार्च में जो लास्ट ईयर का नहीं किया, उसका एंट्री आप कैसे करोगे? सेल्स का एंट्री बोलो ना. कैश बैंक कौन बोला? कौन रोकड़े में बेचता है आज के जमाने में?
रोकड़े में बेचने का ही नहीं माल। बोलो, अरे किसको बेचते हो? कस्टमर। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 2 लाख ना। अब बोलो, इसमें एक तो कस्टमर बढ़ेगा और एक सेल्स, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा ना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये सब याद है? रेक्टिफिकेशन वेरस टॉपिक पूरा रिवीजन हो रहा है ये। क्लियर? एंड जो मार्च में तुमने एंट्री किया ना, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में। ये साल लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन में यही आएगा। अपने को क्या करेक्शन करना था? ये करंट ईयर का प्रॉफिट करेक्ट करना है कि लास्ट ईयर का? करंट ईयर का स्टॉक एडजस्ट करना है कि लास्ट ईयर का? तो ये जो करेक्शन है वो लास्ट ईयर का है। इसमें और एक मिस्टेक हुआ है बाय डिफॉल्ट, अप्रैल में तुमने सेल्स का एंट्री कर दिया था, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन वो ये साल का प्रॉफिट में जाएगा ना, अपने को उसका जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, ये वो है, वो रिटर्न बेसिस वाला। Goods costing 75,000 were sent on sale or return in March 2022 at a margin of 33 1/3% on cost. Though approval was given in April, this were taken as sales for March 2022. एक मिनट को 2-3 बार पढ़ो जरा, थोड़ा समझो पहले क्या दिया है। 2-3 बार पढ़ो, फिर धीरे धीरे इसको समझने का ट्राई करेंगे, एक एक स्टेप पढ़ेंगे अब। चलो, अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमने शायद पढ़ लिया होगा, दिमाग चला रहे हो शायद। ये गुड सेल और रिटर्न पे आपने कभी भेजा? पूरा बोलने का, मार्च 2022। मार्जिन मार्जिन ठीक है। एक मिनट, मुझे एक काम करो, कॉस्ट प्राइस कितना है? 75,000। व्हाट इज सेलिंग प्राइस? कितने में बेचा आपने उसको? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। इतना टेबल सिखाया था, अभी कुछ तो समझ में आना चाहिए। वेरी बैड। अरे यार, सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं मैं। शिट, क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम लोग खाली। बोलो। 80,000। इधर कोई लिख रहा है क्या? 99,750। अरे वाह। कितना? 93,750। ये बोली लगाओ ऑक्शन में, मजा आ रहा है। मतलब ये सम सॉल्व करने का तो बात ही दूर है, पहले सेलिंग प्राइस तो दो, कितने में भेजा उसको, फिर वो एंट्री वगैरह दिखते क्या करने का। बोले। और किसी का कुछ ख्वाहिश है तो बोल दो। हाँ, राउंड फिगर करने का तेरे को? मतलब जब तक मेरे को अमाउंट ही नहीं है तो मैं आगे एंट्री सिखा के करूँ क्या? वैसे भी रॉन्ग ही मिलेगा ना, अमाउंट रॉन्ग होएगा तो। हाँ विकास, विकास विकास विकेश, विकास विकास। हाँ, तो आता क्यों नहीं है? किसको मिलना है? मतलब नहीं, मतलब मैं तो, जाने दे, मैं तो कॉलेज मिलने ही जाता था टीचर्स को। तो तुम लोग क्या समझते हो? हाँ, आंसर आया किसी का? बस बोली खत्म। चलो, ऑक्शन में कौन कौन है बोलो जरा, अभी क्या क्या था अमाउंट? 93,750, 99,750, और किसका क्या था? 1,80,000 भी था ना किसी का? 80,000 कोई तो बोला था। ये निखिल नहीं बोला कुछ? तो बोल, बोली लगाने के।
मतलब बोलने है तो कुछ भी बोलने का, जबरदस्ती है। प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट कितना बोला है? 33.33% ऑन क्या है? ऑन क्या है? व्हाट इज कॉस्ट? इसका 33.33 मतलब 1/3 होता है। ये कैलसी पे करो, 75,000 का 33.33333333। इसमें क्या नहीं आता मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये कल ऑलरेडी मैंने कुछ सिखाया था आपको। मतलब इसमें क्या क्लियरली प्रॉफिट किस पे है, पहले वो देखो ना। प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट कितना है, तो सीधा उसका 33.33% प्रॉफिट हो गया, उसको ऐड करो तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। उसमें क्या मतलब नहीं आता इसमें? क्या करते हो तुम लोग, कैलकुलेशन कैसे किया तुम लोग ने? वो 25% निकाला, जबरदस्ती है। लेकिन एकदम क्लियरली इज्जत से वो लोग बोलते हैं कि ऑन कॉस्ट है। नहीं सर, आपने कल ऑन सेल्स बोला था ना, लेकिन कल सेल्स को कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग। कल कल जो हम लोग कर रहे थे ना, वो सेल्स को हम लोग सीपी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो अपने को कौन सा परसेंट प्रॉफिट चाहिए था? सेल्स वाला चाहिए था। ये ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स कुछ समझता है क्या तुम लोग को? अभी मेरे को क्या करना था, कॉस्ट को ये देखो ना, इक्वेशन समझ में आ रहा है क्या? इसमें क्या डाउट है मुझे बताओ पहले। एकदम क्लियर है, कल सिखाया भी था ये इक्वेशन। खाली तुमको क्या ध्यान रखना है पता है? ये ध्यान रखना है ये। अब ये 33.33% ऑन क्या बोला है, और तुमको इधर कॉस्ट ही दिया है ना, तो कॉस्ट पे सीधा 33.33% निकालो। जो आएगा वो तुम्हारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस, खत्म। हेलो। चलो अभी 1 लाख का माल हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे कभी भेजा? मार्च 2022। हाँ, उसका दो अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, उसका एक्सेप्टेंस कभी हुआ माल का? अप्रैल में, मतलब अप्रैल में एक्चुअल सेल्स हो गया। लेकिन आगे देखो, दिस वेर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च 2022, लेकिन आपने उसको सेल्स में कभी ले लिया? मार्च में ही ले लिया। एक्चुअल सेल्स कभी हुआ? तो ये गलत है ना, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा ना। समझता है क्या? तो मतलब मुझे क्या करना है अभी? रिवर्स करना है। किसको? जो सेल्स का एंट्री आपने मार्च में पास किया होगा, उसको घुमाना पड़ेगा, क्योंकि मार्च में सेल हुआ ही नहीं है। समझ रहा है क्या? तो चलो घुमाना है, घुमाने में तो एक्सपर्ट है हम लोग सब। बोलो सेल्स का एंट्री घुमाने का, तो एंट्री पहले सेल्स का एंट्री क्या होता है, अभी तो किया था ऊपर, ये रहा ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे ही था ना। तो उसको घुमाना है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, बराबर है क्या? और सेल्स को कट करके क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो इससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक मिनट, अमाउंट कितना लोगे इसमें सेल्स का? सेल्स इज टेकन एट सेलिंग प्राइस, सेल्स का एंट्री सेलिंग प्राइस पे ही होगा ना। इससे तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा ना, सेल्स को रिवर्स किया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और स्टॉक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस और नो? ये रुको, इन्वेंट्री टॉपिक में आते हैं वो, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। मैंने इसको सेल और रिटर्न बेसिस पे माल दिया, 1 महीने का टाइम भी दिया। मैंने मार्च में एंट्री कर डाला कि मेरा माल बिक गया, लेकिन 31 मार्च तक उसका जवाब
नहीं आया, तो माल बिका कि नहीं बिका? नहीं बिका, तो मैंने क्या किया, सेल्स को रिवर्स कर दिया कि माल नहीं बिका। लेकिन अगर वो माल नहीं बिका तो फिजिकली भले माल उसके पास है, ओनरशिप तो मेरा है, तो मेरे को उसके मेरे स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। और स्टॉक में फ्री में तो ऐड नहीं होता है, उसके लिए एंट्री पास करना पड़ता है। तो इसमें और एक एंट्री करना पड़ेगा। बोलो, स्टॉक में ऐड करने का ऊपर एंट्री सिखाया था, अभी अभी तो सिखाया था, क्या होता है? स्टॉक अकाउंट डेबिट। इसमें थोड़ा चेंज करता हूं मैं, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट। स्टॉक मेरा ही है लेकिन है किसके पास? कस्टमर के पास है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे ही था ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये क्यों एंट्री किया समझा गया? क्योंकि अगर सेल्स कैंसिल हो रहा है तो भले माल उसके पास है, फिजिकली ओनरशिप मेरा है, तो मेरे को मेरे स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा। और स्टॉक में ऐड करने का एंट्री यही है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। समझ रहा है? ये लेकिन कितना, 1 लाख ना? इन्वेंट्री टॉपिक स्टॉक तुम लोग कौन से प्राइस पे दिखाते हो? कॉस्ट प्राइस मत बोलना, दैट इज द रॉन्ग आंसर। कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। एंड कौन सा लोअर है? कॉस्ट प्राइस 75,000। ये कुछ नया था, सेल और रिटर्न वाला। नया मतलब ठीक था। ये इसमें भी आएगा ना, ट्रेडिंग कट करके क्या करेंगे वापस? ये आएगा ना, ट्रेडिंग कट करके हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी अगर एक साथ पूरा देखा ना, पांचों पांच एंट्री को, ये बाप रे क्या है, ऐसा नहीं, एक एक करके आराम से मेरा एक्सप्लेनेशन एक पढ़ने का, मेरा एक्सप्लेनेशन याद करने का, और खुद से एंट्री बनाने का। पहले ये सब एंट्री बनाओ, फिर अपन एक्चुअली क्या करने का, वो कुछ करने का ना, स्टॉक में चेंजेस करने का है, प्रॉफिट में चेंजेस करने का है, वो सब करते हैं। पहले ये करो ना जरा, पहले ये वर्किंग, ये इसको वर्किंग नोट लिखने का। ये एंट्रीज मांगा था क्या वो लोग ने? ये एंट्रीज मांगा था क्या? तो ये तुमने अपने दिल से बनाया ना, तो इसको क्या बोलने का? वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट है। चलो स्टार्ट करो वर्किंग नोट। अरे यार, चलो हो गया। अभी मेन सॉल्यूशन में क्या बनाने का है अपने को? दो चीज करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस को करेक्ट करना है, और एक स्टॉक का भी कुछ करेक्शन करना है ना। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस का करेक्शन करते हैं। उसके लिए क्या बनाएंगे? रेक्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। लिखो, बनाओ। रेक्टिफाइड इधर बनाओ, नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, चलो इधर। रेक्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा ईयर एंडिंग? 31 मार्च 2022। एंड कॉलम सिंपल वही, प्रॉफिट एंड पर्टिकुलर्स एंड दो कॉलम अमाउंट का। सबसे पहले हम लोग गिवन प्रॉफिट से चालू करेंगे। वो लोग ने कुछ तो प्रॉफिट ऑलरेडी पहले से कुछ दिया हुआ था, कितना देखो तो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था नेट प्रॉफिट। वो लोग ने कितना दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया है, देखो पढ़ो यहाँ पे, ये रहा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 6 लाख। तो लिखो यहाँ पे, एक मिनट, प्रॉफिट कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? विच साइड? क्रेडिट साइड ही होता है ना? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? बाय नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में एज गिवन, मतलब जो लोग ने दिया है उससे हम लोग चालू करेंगे। कितना था नेट प्रॉफिट? 6 लाख। अब क्या करेंगे सुनो, पहले देख लो बाद में करो, कंप्लीट करो, पहले एक बार देख लो पूरा। ये जो पूरा रेक्टिफिकेशन था उसमें से अपने को उसका एक एक इफेक्ट देने के। बोलो फर्स्ट एंट्री में तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा? देखो ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है मतलब बढ़ेगा ना। तो उसके क्रेडिट में क्या लिखेंगे हम लोग? देखो तो वहां पे क्या लिखेंगे? बाय
इलेक्ट्रिकल फिटिंग लिखे, तो यहाँ पे बाय इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स कितना अमाउंट था देखो तो, कितना था 15,000, ठीक है। अभी सेकेंड एंट्री में क्या बोलो, कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन एक मिनट, एक्चुअली उसका इफेक्ट तो है ना, करेक्शन तो करना था अपने को, तो अपने को अपने नॉलेज के लिए काम कर सकते हैं हम लोग, प्रॉफिट नहीं बढ़ाना है, डेट्स ओके। बढ़िया, एडवर्टाइजमेंट में करेक्शन था, परचेस में भी करेक्शन था, तो अगर चाहिए तो मैं देखो कैसे लिख रहा हूं उसको, डेबिट साइड आई विल राइट हियर टू एडवर्टाइजमेंट, ये अपने लिए मतलब अगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितना था एडवर्टाइजमेंट 40,000, एंड क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय परचेज, परचेज ही था ना वो, कितना 40,000, मतलब एक्चुअली वही लिख दिया वहां पे, तो ये देखो सामने सामने कैंसिल हो गया एक्चुअली, बट अपने को पता तो चले ये करेक्शन भी था उसमें, समझ में आया क्या। नेक्स्ट करेक्शन, थर्ड वन में क्या था, प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा, और उसमें क्या लिखने का, स्टॉक है ना, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो इधर एक मिनट, और एक मिनट, स्टॉक और एक में इंक्रीज हो रहा है, देखो तो स्टॉक दो जगह इंक्रीज हो रहा था, किधर इंक्रीज हो रहा है, और स्टॉक किधर इंक्रीज हो रहा है देखो ना जरा, लास्ट एंट्री में दो जगह पे आई थिंक सो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, तो एक काम करो, ये दोनों को है ना अपन साथ में इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखना है ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बराबर देखो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, लेकिन इसमें दो जन को लिखना है, पहला स्टॉक किसके वजह से इंक्रीज हो रहा था, स्टेटमेंट क्या था वो लोग का, क्या हुआ था वहां पे, गुड्स परचेस किया था लेकिन स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया था, ऐसा कुछ था क्या, देखो ना थर्ड वन में, तो उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, गुड्स परचेस्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, जो अभी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, कितना था वो 2,50,000, और एक लास्ट वन में क्या था, वो सेल और रिटर्न में मैंने इसको दिया था, स्टॉक विद कस्टमर था क्या, स्टॉक विद कस्टमर, तो उसको भी उसी के नीचे लिखेंगे ना यहाँ पे, स्टॉक विद कस्टमर, कितना था स्टॉक विद कस्टमर 75,000, तो ऐसा करके टोटल 3,25,000 का स्टॉक बढ़ने वाला है, स्टॉक बढ़ेगा तो अपना प्रॉफिट बढ़ा है, ये प्रॉफिट इंक्रीज किया हमने। चलो सुनो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ वन में कुछ था क्या, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, फोर्थ वन में क्या है, फोर्थ वन में अरे बोलो, बढ़ रहा है ना प्रॉफिट, तो बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा ना, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे बोलो, क्रेडिट में बाय कस्टमर अकाउंट, कितना बढ़ रहा है प्रॉफिट फोर्थ वन में 2 लाख, और क्या बचा अभी, फिफ्थ वन में फर्स्ट एंट्री में प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, डेबिट है, डेबिट कम हो रहा है, तो डेबिट साइड टू कस्टमर कितना 1 लाख, और लास्ट एंट्री तो हो गया ना अपना, स्टॉक विद कस्टमर दिखा दिया ना। अभी मुझे बताओ, इसको अभी जब टैली करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा कहना से डेट इज माय रेक्टिफाइड प्रॉफिट, बराबर है। चलो वो तो तुम लोग करोगे, निकालो लिखो, चलो ये सब स्टार्ट करो, बैलेंसिंग करके जो अभी प्रॉफिट आएगा दैट विल बी माय रेक्टिफाइड प्रॉफिट, कॉपी करके मत लिखो, खुद से सॉल्व करो पूरा कैसे आया, 10,40,000 इज द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। कुछ डाउट है तो मुझे पूछने का, आजू बाजू वालों को नहीं पता होता है। और अभी इसमें और क्या करेक्ट करना था अपने को, वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक में भी करेक्शन करना था ना, जो वो लोग ने दिया था, वो लोग ने कौन सा वैल्यू दिया था, स्टॉक का वैल्यू 3,75,000, ये देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, वो लोग ने कौन सा दिया है 3,75,000, लेकिन मुझे बताओ हमने जो इधर करेक्शन किया, ये रहा, ये सब एंट्रीज में स्टॉक में कहां कहां पे एडिशन या कुछ हो रहा है करेक्शन, देखो तो जरा स्टॉक में किधर किधर हो रहा है, ये देखो एक ये एंट्री में मेरा स्टॉक दिख रहा है वर्ड, और एक ये लास्ट एंट्री में स्टॉक दिख रहा था, दो ही जगह पे स्टॉक का कुछ इंक्रीज हो रहा है वहां पे, बाकी कोई एंट्री में स्टॉक पे कोई कनेक्शन नहीं है, प्रॉफिट में था वो हमने कर दिया ऑलरेडी।
ये समझ में आ रहा है सब चीजें? तो ये दोनों में स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? दोनों में स्टॉक डेबिट है ना, मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो दो जो स्टॉक दिया है वो लोग ने, उसमें दोनों स्टॉक को ऐड करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट showing correct value of inventory as on 31st March 2022। स्टेटमेंट मतलब वही पर्टिकुलर अमाउंट देखो, खाली देख लो यहाँ पे कॉलम तो ठीक है, भी जो बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग, खाली पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो स्टार्ट किससे करेंगे, ये देखो इधर पहले वैल्यू ऑफ स्टॉक on 31st March 2022 ब्रैकेट में एज गिवन, जो वो लोग ने ऑलरेडी दिया था पहले, कितना दिया था, और इसमें अभी क्या क्या करना है, तो ऐड ही करना है ना। ऐड में मुझे बताओ, नंबर वन पहले कौन सा क्या ऐड करना है, गुड्स परचेस किया था लेकिन स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया था, गुड्स परचेस्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, कितना था ये, 2,50,000। और एक क्या ऐड करना है, स्टॉक विथ कस्टमर फॉर सेल और रिटर्न बेसिस, कितना था ये, 75,000 था ना। बस ये दो ही है ना खाली, ये दो को ऐड करना है, मतलब 3,25,000 ऐड करना है। सो व्हाट विल बी द फाइनल अमाउंट, 7 लाख। क्या बोलेंगे इसको, करेक्टेड या करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2022। है बहुत सिंपल चीज है, बट उसको भी प्रेजेंट करने को आना चाहिए, हाउ टू प्रेजेंट इट, अपने को समझ तो गया लेकिन उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए अपने को। सो ऑलमोस्ट आई थिंक सो ये चैप्टर में एक पार्ट बाकी है अभी, वो छोटा सा पार्ट है, हाफ एन आवर का हो जाएगा अभी, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। मॉड्यूल को रिफर करता है, मॉड्यूल को भी देखते हो, वो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आया है, वो कभी पढ़ाई करते हो उसमें से, तो कभी कोई डाउट नहीं आता किसी को कुछ, अगर पढ़ाई करते हैं तो किसी को कुछ डाउट आता है कि नहीं आता, ऐसा अगर आता है तो लेके आने का, जो हिसाब से दिख रहा है वो हिसाब से डाउट ही नहीं आ रहा है, चलेगा। बट मॉड्यूल करना, मतलब मॉड्यूल इज इम्पोर्टेंट, मतलब एक मॉड्यूल और एक अपना बुक, अगर इतना हो गया इट्स मोर इनफ, मतलब अभी पहले वही पहला टारगेट वही है, ये दो बुक कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद टाइम बचेगा तो बाद में और बहुत सारा है, बाद में देखेंगे, बट पहले ये तो करो। चलो टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, उसके बाद एक लास्ट पार्ट बाकी है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस का, वो कंप्लीट करेंगे, हो जाएगा। चलो अभी लास्ट एक सम बाकी है और एक कंसेप्ट बाकी है, दैट इज दिस नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, और उसके अंदर ये बाकी है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। कोई थियरी नहीं है, डायरेक्ट सम ही देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है। रीड द थर्ड क्वेश्चन, measures X, Y and Z are in retail business, following information are obtained from their records for the year ended 31st March 2022। goods received from supplier मतलब purchase ना, 15,75,500 subject to trade discount and taxes
और उसके नीचे ही बोला है ट्रेड डिस्काउंट इज 3% एंड जीएसटी इज 11%। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या करते हो? माइनस करते हैं ना। एंड जीएसटी क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, परचेस के वक्त ऐड होता है ना। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, sales price of closing inventory. Find out the historical cost, sorry, non-historical cost of inventories using adjusted selling price method. क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक, वही ना। एक क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है, क्या हुआ? ये कौन सा प्राइस पे दिया हुआ है और आपको कौन सा प्राइस पूछा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ इन्वेंट्री, बस। तो मतलब अल्टीमेटली करना क्या बताया है? ये सेलिंग प्राइस को मुझे कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही तो करना है। तो अभी मुझे जरा याद कराओ, जरा अगर कुछ याद आ रहा है तो, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है? अरे वो कुछ परसेंटेज होता है ना, रेशियो प्रपोर्शन कुछ तो होता है ना सा। कन्वर्जन रेट है। किधर है? यस बोला कोई? मेरे को तो दूर से भी नहीं दिखा और नजदीक से भी नहीं दिखा। किधर किधर किसको दिखा इधर? रेट, कन्वर्जन रेट दिखा जैनम तेरे को? क्या बोल रहे हैं? अरे बट कन्वर्जन रेट ही किधर है? एक रेट दिया होता है तो उसको मैं दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है, इधर तो एक भी रेट नहीं है। ना ऑन कॉस्ट बोला है, ना ऑन सेल्स बोला है, कुछ किधर प्रॉफिट परसेंटेज है ही नहीं। तो एक मिनट, सेल्स और कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे अपने को प्रॉफिट मार्जिन लगता है? चाहे वो कॉस्ट पे हो या सेल्स पे हो, लेकिन कोई तो प्रॉफिट मार्जिन तो दो। साला एक भी नहीं दिया। अरे कुछ समझ रहा है क्या? तो इधर अपने को पहले वो प्रॉफिट मार्जिन अपने को निकालना पड़ेगा। वो जो था ना प्रॉफिट परसेंटेज, चाहे वो कॉस्ट पे हो या सेल्स पे हो, लेकिन वो अपने को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में नहीं दिया, वो एक निकल गया तो हो गया, 2 सेकंड का काम है। फिर तो कन्वर्ट कर देंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को। बट क्या फाइंड करना है? मेजर रोल क्या है पता है? परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना है अपने को, चाहे वो ऑन कॉस्ट या ऑन सेल्स हो, देख लेना तुमको। बाय द गिवन इंफॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब इसका स्टेप्स मैं बताता हूं क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, लेकिन प्रॉफिट परसेंट के लिए पहले मेरे को परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं खाली। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अरे किसी का परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? ये कल ही तो लिखा था मैंने वो टेबल के नीचे, तुम लोग क्यों ऐसा बैठे रहते हो यार? प्रॉफिट, अभी डिपेंड्स तुमको ऑन सेल्स चाहिए या ऑन कॉस्ट चाहिए। समझो ये ऑन सेल्स चाहिए, तो अपॉन सेल्स इंटू 100, ऐसा होता है क्या? अरे होता है क्या? तो इसमें से मुझे बताओ, सेल्स तो अवेलेबल है क्वेश्चन में दिया है, तो अपने को क्या लगेगा? अगर प्रॉफिट मिल गया तो मैं ये परसेंटेज निकाल पाएगा, और ये परसेंटेज निकाल पाएगा तो मैं सेल्स को इजीली कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर पाएगा। लेकिन अब ये प्रॉफिट कैसे निकालू? प्रॉफिट कैसे निकालू? और ये कौन सा प्रॉफिट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट नहीं होता है, पीएनएल आएगा ही नहीं इसमें। इसमें ट्रेडिंग का ही बात करने का, स्टॉक वगैरह का बात करते हैं ना हम लोग। ट्रेडिंग में कौन सा प्रॉफिट होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालू? अरे आज तक तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते आ रहे हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
ट्रेडिंग का क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग का डेबिट, ऐसा ही ना। चलो निकालते हैं। ट्रेडिंग का डेबिट में पहले कौन कौन आएगा इसमें, इंफॉर्मेशन में क्या क्या था देखो तो, है ना, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, लेकिन ये अमाउंट चलेगा क्या 1575 500, क्योंकि उसमें बोला है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, टैक्सेस क्या करेंगे, तो उसके बाद अपने को एक्चुअली उसका कॉस्ट मिलेगा ना। तो एक मिनट रुको, इसको क्या लिखो पहले, गुड्स मतलब परचेज ही है ना, पहले परचेजेस, अमाउंट कितना है परचेज का 15,75,500 माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 3% है। 15,75,500 का 3% कितना होता है, 47,265 होगा क्या, माइनस करना है मतलब ब्रैकेट में रखते हैं, तो 15,28,235 आएगा। और इसमें जीएसटी क्या करेंगे, जीएसटी क्या करेंगे, टैक्स है ना, कितना 11%, तो इसका 11% 1,68,106, तो इसको ऐड करके फाइनली परचेस प्राइस कितना होगा देखो 16, एक मिनट को 15,28,235 168,106 16,96,341 बराबर है। नाउ डायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ट्रेडिंग का डेबिट में सब ले लेने का, तो परचेजेस और क्या क्या आएगा परचेज के साथ, ये आएगा ना पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये भी एक्चुअली वो गुड्स का ही है ना, तो आएगा ये सब पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। और कुछ है क्या देखो तो ट्रेडिंग के डेबिट वाला, अरे ट्रेडिंग के डेबिट वाला और कुछ है क्या, बस ये दो ही है, तो ये पूरा ट्रेडिंग का डेबिट आ जाएगा, कितना है बोलो तो 16,96,341 प्लस ये कितना था 87,500, 17,83,841 हो गया। अभी क्या लेने का, ट्रेडिंग का क्रेडिट, ट्रेडिंग का क्रेडिट में कौन कौन आता है, क्या क्या आएगा, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी आता है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, बट ये कौन सा प्राइस है इधर, सेलिंग प्राइस था ना, सेल्स प्राइस। चलो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स कितना है देखो तो सेल्स 22,45,500 एंड माइनस सॉरी माइनस प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 2,35,000, सो व्हाट इज टोटल, हाँ तुम लोग बोलते ऐसा हो ना कि समझ में ही नहीं आता है, इसलिए मेरे को कैलसी रखना पड़ता है, 24,80,500, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं इधर लिख देता हूं, ये तुम्हारा ट्रेडिंग का डेबिट साइड हुआ, ये तुम्हारा ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड हुआ, ये समझ में आता है। अभी फाइनली मुझे क्या चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ट्रेडिंग डेबिट नहीं ट्रेडिंग क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग डेबिट एक्सेप्ट जीपी, हाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट तो फाइन कर रहे हो उसमें एक्सेप्ट क्या लिखो अभी छोड़ो, बोलो ट्रेडिंग क्रेडिट कितना है 24,80,500 माइनस 17,83,841, 17,83,841, 6 लाख नहीं सॉरी 6,96,341
659, ये तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। कैलकुलेशन है इसमें, अभी क्या मतलब वही है, इसमें क्या समझाने का, समझ में आ रहा है क्या? अभी फाइनली आई वांट परसेंट प्रॉफिट ऑन सेल्स। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन 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 क्या लिखा देखो और थोड़ा सोचो, और क्यों लिखा ऐसा। थोड़ा ये पेज ऊपर कर देता हूँ ऐसा तो याद आएगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है ना 6,96,659, उसमें क्लोजिंग स्टॉक का भी प्रॉफिट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपने कॉस्ट पे नहीं दिखाया, सेल्स पे दिखाया, वो सेलिंग प्राइस है उस, और सेलिंग प्राइस में तो उसमें प्रॉफिट होगा ना। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दो जन का है, एक ओरिजिनल जो सेल्स हुआ था उसका तो जीपी होगा ही, साथ में क्लोजिंग स्टॉक का भी तो प्रॉफिट होगा ना। इधर इधर, ये जो ग्रॉस, आज तक नॉर्मली क्या होता था पता है, ग्रॉस प्रॉफिट खाली सेल्स का होता था, क्लोजिंग स्टॉक का नहीं होता था, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक आप लोग कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे, कॉस्ट पे, तो फिर प्रॉफिट हुआ ही नहीं उसमें। ठीक है ना, अभी मुझे बताओ ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कहने से क्लोजिंग स्टॉक का भी होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आप कौन सा अमाउंट ले रहे हो, 2,35,000, वो कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस, और अगर सेलिंग प्राइस है मतलब प्रॉफिट उसके अंदर भी होगा। जैसे सेल्स में सेलिंग प्राइस होता है तो प्रॉफिट उसके अंदर होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक का भी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट होगा ना। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो दो जन का मिलके है, सेल्स का भी है, क्लोजिंग स्टॉक का भी है। तो अगर मेरे को परसेंटेज निकालना है तो ये जो 696,659 है वो कितने में से, कितने सेल्स में से, टोटल दोनों का मिला के लेना पड़ेगा। बोलो, दोनों का मिला के सेल्स हमने निकाला था शायद, ये 6,59,000, अरे 59 क्यों, 96,659 डिवाइडेड बाई, दोनों का मिला के देखो ना, ऊपर लिखा था हमने, कितना आया था, 24,80,500 है ना। अरे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को मिला के देखो, ऊपर लिखा था हमने, और इंटू 100 निकालो, ये निमाई निकालेगा 24,80,500 कितना आ रहा है, 28.085% ऑन सेल्स। तो ये मिला अपने को परसेंट प्रॉफिट ऑन सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 28.085% है, ऑन सेल्स, ऑन सेल्स। और अभी लास्ट स्टेप ये रहा, क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। बोलो कॉस्ट कैसे निकालने का, सेलिंग प्राइस तो दिया था ना, क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस कितना है, बहुत जन का ध्यान ही नहीं, किधर है, किधर सब में है कि नहीं है सब लोग। क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस कितना है, 2,35,000, ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से क्या माइनस करेंगे तो कॉस्ट, कॉस्ट आएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है अपने को कितना, 28.085% ऑन सेल्स, यही है ना। सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस, ऑन सेल्स का मतलब इट इज ऑन सेलिंग प्राइस। तो एक मिनट, ये देखो 2,35,000 सेलिंग प्राइस है, माइनस 28.085% ऑन व्हाट इज सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यही तो है। मतलब कैलसी पे डायरेक्ट करोगे ना, ये देखो डायरेक्ट 2,35,000 माइनस 28.085%, तो ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा
1,69,000 आई थिंक सो, ऐसा आ रहा है क्या? देखो आ रहा है। तो ये कैसे आया? तो इधर एक मिनट, इधर तो माइनस करो ना जरा, इसको मैं माइनस करके दिखता हूँ जरा। 2,35,000 माइनस 28.085% कितना होता है? 66,000 हो रहा है क्या? दिस इज योर क्लोजिंग इन्वेंट्री एट कॉस्ट। सम फालतू का इतना बड़ा किया है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन में तुम अच्छे से वापस ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन खाली प्रॉब्लम क्या था पता है? वो कौन से प्राइस पे था? सेलिंग प्राइस पे। और अपने को कौन सा प्राइस पूछा है? कॉस्ट प्राइस पूछा है। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब एक्चुअली अगर ये परसेंटेज हमेशा क्वेश्चन में देते, पता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, ऐसा देते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, अगर वो दिया होता ना तो एक सेकंड में मेरा आंसर आ जाता था इसका। तो अभी मेरा टारगेट यही था, पहले मेरे को ये परसेंटेज निकालना था कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट इज डैश परसेंटेज ऑन सेल्स। अब ये परसेंट निकालने के लिए स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि भाई ये परसेंट कैसे निकलेगा। तो परसेंट निकालने का ऐसा कुछ फॉर्मूला है। अब मैंने ऑब्जर्व किया, सेल्स तो है अपने पास, तो खाली पहले क्या चाहिए अपने को? प्रॉफिट चाहिए। ये प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का बात चल रही था। ये कौन सा प्रॉफिट होता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो ट्रेडिंग का क्रेडिट माइनस ट्रेडिंग का डेबिट। तो मैंने चेक किया, पहले ट्रेडिंग का डेबिट ये सब मिल गया, सब एक्सपेंसेस सब ऐड किया मैंने। ट्रेडिंग का क्रेडिट में किस किस को ऐड किया? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किया। लेकिन याद रखो, ये क्लोजिंग स्टॉक कौन से प्राइस पे है? सेलिंग प्राइस पे है, मतलब इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है। तो ये सब टोटल निकाला, दोनों टोटल को माइनस किया, तो अपने को क्या मिल गया? ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। समझ रहे हैं? अब ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया तो अपन वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, जो हमने इधर डिस्कस किया था, ये ऊपर वाला। तो बोलो फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन, लेकिन खाली सेल्स नहीं आएगा, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट में दो जन का प्रॉफिट है। किस किस का? सेल्स का भी है और क्लोजिंग स्टॉक का भी है। सर क्लोजिंग स्टॉक में कैसे प्रॉफिट होता है? अरे मैं भी बोल रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन वो लोग ने क्लोजिंग स्टॉक कौन सा अमाउंट पे दिया है? अब सेलिंग प्राइस पे दिया तो प्रॉफिट तो होगा ही। आर यू गेटिंग दिस पार्ट? तो मैंने ऐसा करके को निकाला, तो अपने को परसेंटेज मिला 28.085 इज द ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट, एंड ऑन कॉस्ट के ऑन सेल्स। ये ऑन कॉस्ट अलग होता है। ऑन कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100। कल सिखाया था मैंने दोनों। तो ये मेरे को ऑन सेल्स मिल गया, और अपने को ये सेलिंग प्राइस ही दिया था ना 2,35,000, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है, उतना परसेंट माइनस कर दो, तो अपना जो आंसर आएगा वो ऑन कॉस्ट हो जाएगा। अब मजे की बात बताऊं, तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में आई थिंक सो, मैंने जब एक बार देखा था ऐसे ही दिया है और यही आंसर है। तो उसमें मजे की बात क्या है? दिस इज रॉन्ग। इतना करके सर अभी क्या कुछ भी, ये जो किया ना वो पूरा बकवास है। बट आई कांट से, इंस्टीट्यूट का बुक में दिया है, करो सॉल्व करो, चलो लिखो। ये मैं इसलिए बोला ताकि लिखते हो कभी तुम सोचो इसमें गलत क्या है। बताएगा, मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अपन गूगल में ओपन करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। पहले गलत क्या है वो पता चले तो सही की बात करेंगे ना। तो पहले गलत फाइंड आउट करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन में स्टेप्स याद है क्या? सही भी आना चाहिए, साथ में सामने वाले का गलती भी पता होना चाहिए, तब जाके तू उसको रेक्टिफाई कर पाएगा। चल वो छोड़, पहले ये तो सीख, पहले वो है क्या पहले। एक स्टेटमेंट लास्ट में ऐसा बोल दिया ना, कभी करने को मन नहीं करता, गलत को क्या करने का, अभी छोड़ो ना। मतलब एजम्पशन है, वो एजम्पशन था ना अपना, इसमें सब एजम्पशन पे बेसिस पे है। बहुत टाइम आज अपने पास, और चैप्टर खत्म हो गया, मैं नया चैप्टर चालू करने के मूड में नहीं है, तो अपन यही सब पे डिस्कस करेंगे आज। गलत है क्या?
गलत नहीं है, लेकिन जो एजम्पशन से वो लोग ने सॉल्व किया ना, वो एजम्पशन गलत है। एजम्पशन कुछ तो किया होगा ना। चलो पहले तुम मेरा आराम से सम करो, बाद में अपन थोड़ा 5 मिनट बात करेंगे। अभी मैंने बहुत बोल दिया थोड़ी देर में। एक काम करते हैं, मैं तुमको ना और एक सम देता हूँ प्रैक्टिस के लिए इसी का, और बाद में इसको ये सम को थोड़ा और डिस्कस करेंगे। पहले इतना हो गया लिख के सबका। ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है जो मैंने अभी डाउनलोड किया। दिख रहा है सबको? यही समय, इसका सॉल्यूशन ये रहा है, वही है 1,69,000। पॉइंट में थोड़ा गैप है क्योंकि वो लोग ने 28.09% कर दिया। हमने क्या लिया था? 28.085 लिया ना, समथिंग जो भी आया था। 3 डिजिट रखा था, उन्होंने 2 डिजिट रखा है, इसलिए वो थोड़ा गैप है, मतलब वो है 169 ही है। ये वो लोग का सॉल्यूशन है, मतलब देख लो वही है। अब आंसर ही वही है तो वही होगा ना। समझ गया? चलो एक काम करो, पहले ये एक क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर अपन वापस वो क्वेश्चन पे जाएंगे। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन तुम लोग को करना है, मैं कुछ नहीं करेगा। देख लो सेवंथ क्वेश्चन, मॉड्यूल का समय तुम्हारा ये। From the following information, calculate the non-historical cost of closing inventory using adjusted selling price method. तो जिसमें दिया क्या क्या है? सेल्स ड्यूरिंग द ईयर दिया है, कॉस्ट ऑफ परचेस दिया है, ओपनिंग स्टॉक नील तो देते ही क्यों फिर, और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस। चलो ये सब दिया हुआ है, मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दो कॉस्ट प्राइस से बाय यूजिंग दिस मेथड। अरे बहुत ज्यादा इजी है, ना ट्रेड डिस्काउंट ना जीएसटी, कुछ नहीं, सीधी तरह से सब तो दे दिया है। करो। दिख रहे हैं ना क्वेश्चन सबको? करो ना फिर। चलो आई होप ऑलमोस्ट सबका आंसर आ चुका है। तो चेक करते हैं मॉड्यूल वालों का राइट है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा तो राइट ही होगा। 50,000, 40,000 तो आ गया सबको? हो गया? हाँ तो आ गया ना अभी, और क्या अभी। वो तुमको ढूंढना है, मैं थोड़ी ढूंढेगा। मैं तो मॉड्यूल के हिसाब से आंसर ला के दिया तुमको, 169 आ गया। ये 40,000 में किसी को तकलीफ है? आ गया? तो स्टेप समझ में आ गया। नॉन हिस्टोरिकल वो कैसे करने का, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से। चलो वापस आते हैं ये क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या था? जीएसटी का प्रॉब्लम है मेरे को, जीएसटी का मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम है। मॉड्यूल वालों के हिसाब से तो आ गया, आंसर भी आ गया है, अपना भी आ गया है। किसी को, मतलब मैंने फर्स्ट चैप्टर मैंने ही सिखाया था तुमको, अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें जर्नल एंट्री भी मैंने ही सिखाया था, उसमें जीएसटी वाला पार्ट भी मैंने सिखाया था, मैंने सिखाया था। किसी को याद है? परचेस किया गुड्स विथ जीएसटी, व्हाट इज द जर्नल एंट्री? हो गया? अच्छे से बोलो। स्टार्ट तो ऐसा करते थे, परचेस अकाउंट डेबिट, एक हमको मस्त पता है। उसके बाद थोड़ा डाउट था, लेकिन तो भी बोल दिया। लास्ट में तो पता ही नहीं क्या आएगा, तो आवाज एकदम कम हो जाता है। परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, या तो नहीं दिया तो
सप्लायर अकाउंट आएगा, ऐसा क्रेडिट पे होगा तो ठीक है, टू से मेरे को मतलब ही नहीं है। जरा सोचो ना, तुम लोग ने एंट्री पे क्या पास किया? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अलग अकाउंट है, इनपुट एसजीएसटी अलग अकाउंट है, वो तुम्हारा कॉस्ट में कैसे ऐड होता है? वो तो सेट ऑफ होता है आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में। ऐसा मैंने सिखाया था। इनपुट जीएसटी सेट ऑफ होता है किसके अगेंस्ट में? अरे वो किसके अगेंस्ट में एडजस्ट होता है? पहले पता है आउटपुट जीएसटी क्या होता है? वो सेल के वक्त वो कुछ आउटपुट जीएसटी होता है, परचेस के वक्त इनपुट जीएसटी होता है, वो दोनों में कुछ लफड़ा होते रहता है। तो वो इनपुट जीएसटी तुम्हारा परचेस में कैसे ऐड हुआ कॉस्ट में? वो तो एडजस्ट होता है आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में। हाउ यू एडेड टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेस? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, हमने कर दिया सॉल्व, मॉड्यूल के आंसर से मैच भी हो गया तो राइट है, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। लॉजिक इज लॉजिक। देखो इसमें फाउंडेशन है, आगे जाके इंटर मतलब तुम पढ़ाई करोगे ना, एक ही क्वेश्चन का ना चार सॉल्यूशन आएगा, चार अलग। मैंने पहले ही बोला था एजम्पशन बेसिस पे, पता है एजम्पशन बेसिस पे। एक ये एज्यूम करके सॉल्व करेगा तो उसका आंसर अलग, एक ये एज्यूम करके सॉल्व करेगा तो उसका आंसर अलग, मतलब अलग अलग जितना एजम्पशन लोगे उतना आंसर अलग अलग आएगा और सब राइट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो अभी पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर है किसी के पास कि वो इनपुट जीएसटी को तुमने कॉस्ट में ऐड कैसे कर लिया उसमें? वो तो अलग होता है, अलग अकाउंट है, वो तो सेटअप भी अलग होता है, उसका पूरा प्रोसीजर अलग है, तो तुम परचेस में कैसे ऐड करता है कॉस्ट में? वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता ही नहीं है पहली बात तो। तुमको मेरा बात समझा पहले? तो कुछ तो जवाब दो। मतलब ये सब कब आएगा दिमाग में पता है? जब सोचना चालू करोगे। खाली एक्सेप्ट कर लिया ना, हाँ ऐड किया ना, हाँ तो कर देते ना ऐड, तो मतलब खत्म हो गया उधर ही, फिर क्यों ऐड करने का? क्योंकि वो लोग के पास है। हाँ बोल। क्या सेल्स करते रहेंगे तभी? तू इस यही क्वेश्चन का बात करना, सेल्स वो लोग ने दिया है, सेल्स में तो जीएसटी का बात ही नहीं किया वो लोग ने। व्हाट इज योर एजम्पशन इन दैट? सेल्स भी है ना, जैसे परचेज है वैसे सेल्स भी है, तो उसमें जीएसटी का बात ही नहीं किया है, तो मतलब क्या एज्यूम कर रहे हो तुम लोग, इसमें क्या हुआ होगा? सेल्स के वक्त जीएसटी है ही नहीं, तो ही वो ऑप्शन है कि तुमने इनपुट जीएसटी उसको ऐड कर लिया एक्सपेंस मान के। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। मेरा है ना, मैं इधर धंधा कर रहा है, मेरा जीएसटी नंबर है ही नहीं। जीएसटी नंबर कब लेना पड़ता है पता है? जीएसटी कब लेना पड़ता है? सब बिजनेसमैन को नहीं लेना पड़ता है। जीएसटी किसको लागू होता है पहले कुछ पता है? आइला, नो आइडिया। जिसका एनुअल टर्नओवर है ना, एनुअल मतलब अभी का बात कर रहा हूँ, पता नहीं चेंज हुआ होगा, तो मतलब जो मैंने सुना हुआ था, जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख क्रॉस करता ना, 20 लाख, 20 लाख, उसको जीएसटी लेना पड़ता है, जीएसटी नंबर। अब समझो मेरा टर्नओवर है ना, ऐसा है लेकिन मैं दिखाता नहीं है, मेरा 20 लाख से नीचे ही दिखाता है मेरा टर्नओवर। रिकॉर्डिंग चालू है, ये जरा अनऑफिशियल बात है। तो मुझे मैंने क्या किया बताया, मैं जीएसटी से बचना चाहता हूं, मैंने जीएसटी नंबर लिया ही नहीं। तो जब मैं सेल करेगा, तुम्हारा फीस जो है मैंने जीएसटी नहीं लिया है, क्योंकि जीएसटी लेगा ना फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री, साले 18% लगा के बैठे वो लोग, तुमको पता है? तुम आगे जो इंटर वगैरह के लिए जाओगे ना, करोगे ना, मतलब
ऑफिशियली अगर तुम रिसिप्ट मांगोगे ना, देखोगे ना 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा तुमको ऑन योर फीस। 18% एजुकेशन पे लगा रहे हो लोग। 18% मतलब समझते हैं क्या? 20%। आज तुम्हारा 30 या 40 हजार फीस है ना, उसका 20% मतलब 8,000 गवर्नमेंट को दो, तुम पढ़ाई कर रहे हो इसलिए। कुछ भी है, मेरे को तो दिमाग के बाहर है ये। एजुकेशन इंडस्ट्री पे कोचिंग क्लासेस को 18% जीएसटी। तो चलो एक मिनट वो सब छोड़ो, 20 लाख के नीचे अगर टर्नओवर रहेगा तो मेरा जीएसटी है ही नहीं, मैंने नंबर ही नहीं लिया है। लेकिन मैं किधर से, अगर समझो नोट्स खरीदा मैंने, समझो तुमको देने के लिए मैंने नोट्स खरीदा, 2 लाख रुपए का नोट्स आया, लेकिन वो नोट्स वाले का तो जीएसटी नंबर है ना, वो तो जब मैं परचेस करेगा वो तो जीएसटी लगाएगा मेरे को। समझ रहे हैं? तो इधर मेरा क्या हुआ पता है, परचेस पे मेरे को जीएसटी लगा, लेकिन सेल्स पे मेरा जीएसटी है ही नहीं, तो मैं सेट ऑफ कैसे करेगा? तो बाय डिफॉल्ट वो जो परचेस का जीएसटी लगा ना, वो मेरे को खर्चे में ही दिखाना पड़ेगा फिर। दैट विल बी एडेड टू माय कॉस्ट, क्योंकि मेरा सेट ऑफ करने के लिए सामने है ही नहीं आउटपुट जीएसटी। ये सब टैक्सेशन में सीखोगे, मैंने बोला था आपको आएगा, इंटर में आता है ये सब, टैक्सेशन आएगा ना तब सीखोगे सब, लेकिन अभी ऊपर ऊपर से समझ में आ रहा है क्या हुआ इसमें। तो अभी इधर ये एजम्पशन वही लिया है वो लोग ने, मतलब, और ये एजम्पशन भी बहुत भारी है, मतलब सेल्स पे जीएसटी नहीं है, परचेस पे जीएसटी लगता है और सेल्स पे तुम्हारा जीएसटी नहीं है, ये सोच के वो लोग ने वो क्वेश्चन सॉल्व किया एक्चुअली। अरे कुछ समझा क्या क्या हुआ? क्योंकि अगर सेल्स पे वो लोग ने जीएसटी का बात ही नहीं किया है, तो वो लोग ने लिया ही नहीं, एज्यूमिंग जीएसटी नहीं होगा सेल्स पे, तो फिर ठीक है, तो फिर परचेस पे जीएसटी लगा, वो मेरा कॉस्ट में ऐड हो सकता है, दैट इज राइट, तो वो एजम्पशन से राइट है फिर। क्लिक हुआ? बाकी अगर अलग एजम्पशन लू तो फिर वो पूरा क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हारा आंसर भी अलग आएगा, बट जाने दो, मॉड्यूल में यही दिया है तो जरूरत नहीं है फिर अलग से वापस सॉल्व करने का। बढ़िया पता होना चाहिए अपने को कि क्या कल जाके कोई पूछे, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एजम्पशन भी है मेरे पास कि वो सेल्स में समझो जीएसटी के साथ है, जैसे तुम बोल रहे थे अभी कि जीएसटी उसके अंदर ही होगा, तो फिर पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा भाई। अगर समझो ये सेल्स में 22,45,500 है ना, उसके अंदर अगर समझो जीएसटी इंक्लूड है, तो रुको फिर, तो आउटपुट जीएसटी भी है तुम्हारे पास, इनपुट जीएसटी भी है, तो दोनों दोनों सेट ऑफ हो सकते हैं। तो पहला पॉइंट, वो परचेस में तुम इनपुट जीएसटी को ऐड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, वो तो आउटपुट जीएसटी में एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी जो तुमने ऐड किया ना 11%, वो ऐड ही नहीं करने का, क्योंकि वो कॉस्ट में आएगा ही नहीं पहले। और सेकेंड पार्ट, सेल्स में से भी जीएसटी को निकालना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी को अलग करना पड़ेगा। समझ रहे हैं एवरीवन? बट मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं, वो सब मगजमारी करने को, क्योंकि भाई ठीक है, पर समझ गया तुमको क्या हो सकता है, तो मतलब अगर क्वेश्चन में बोला ऐसा कुछ दिया, हिंट दिया, तो अपने को वो भी करना पड़ेगा फिर। तो क्या करना पड़ेगा, सेल्स में से पहले मेरे को आउटपुट जीएसटी अलग करना पड़ेगा, और मेरे को एक्सक्लूसिवली वो प्राइस लेना पड़ेगा विदाउट जीएसटी, और परचेस में भी मैं इनपुट जीएसटी को ऐड नहीं करेगा, वो इनपुट आउटपुट दोनों आपस में देख लेंगे, इधर मेरे को जरूरत नहीं है, तो फिर पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। सो दिस वर द ऑप्शंस, बस यही पॉइंट डिस्कस करने का था जीएसटी का, और ये और डिटेल में देखेंगे, आएगा फाइनल अकाउंट्स में वापस आएगा, जीएसटी वाला है कुछ तो पॉइंट, उसमें वापस देखेंगे और थोड़ा, बट आई होप थोड़ा जितना ये क्वेश्चन ये चैप्टर के लिए जरूरत था उतना मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया राइट नाउ। ठीक है, जरा मॉड्यूल देख लेते ना एक बार, जरा लिया है तो जरा क्या क्या है इसके अंदर, देखो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, और क्या क्या था इसमें, ये क्या है, क्वेश्चन ही है, ये हुआ था ना अभी, अभी तो किया ये आज, ये क्वेश्चन आज ही किया ना एबनॉर्मल वाला। अभी देखो वो लोग का अलग फॉर्मेट है, मैंने अलग तरीके से कराया, चेक करो, होगा वही घूम फिर के आंसर वही है भाई, 62,500, भरोसा रखो। पर मैंने तुमको ट्रेडिंग अकाउंट बना के कराया, ये लोगों ने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है वहां पे, तो मतलब देखने का, ऑब्जर्व करने का, तुमको जो बेटर लगता है तुम लोग कर सकते हो बात। फिर ये सम भी अपना बुक में था, मैंने कराया था, देखो ये 41,5034 कल ही किया था हमने, ये ना ये 136 वाला नहीं, ये अलग था,
ये भी किया था हमने, वो रिडक्शन इन द वैल्यू, ये कल किया है हमने सम। मतलब नोटिस करोगे मॉड्यूल का ऑलमोस्ट सब सम हमने कवर कर लिया है। ये तो अपना फिफो वाला है, फिफो तो आता है ना, फिफो फिफो आता है। ये भी वही है, वेटेड एवरेज है, ये भी आएगा, ठीक है। बस हो गया, सब चैप्टर खत्म। ए बड़ी प्लीज, ये सब ट्रू ऑफ फॉल्स है, ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो तुम लोग? प्लीज पढ़ो, ट्रू ऑफ फॉल्स 12 मार्क का है स्टार्टिंग में। एग्री डिसएग्री विथ रीजन 12 मार्क का है 100 में से, ठीक है। सब एमसीक्यू वगैरह पूरा मॉड्यूल का एक एक वर्ड पूरा सॉल्व करना है आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है हमने, और ये आज हमने किया, देखो ये थर्ड वन आज किया ना हमने अभी, वो प्रॉफिट हनुमान कम 6 लाख वाला, और ये भी हो गया 48 लाख, ये कल किया था हमने। मतलब ऑलमोस्ट मॉड्यूल का सब सम हमने कवर कर लिया है, और इसके अलावा कुछ इन्वेंट्री में जरूरत भी नहीं है। सो ओवरऑल इन्वेंट्री में 3 ही पार्ट था, एक फीफो लीफो वेटेड एवरेज वाला, दूसरा स्टॉक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एडलेस वाला, एंड तीसरा एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, अभी जो तुमने दो सम किया। दैट्स इट, इतना छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, भी आज नया चैप्टर चालू नहीं करना है मुझे, टेक अ ब्रेक।